नाज़रीन, इस वक्त मेगा ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है और पुतिन ईरान का दौरा करने जा रहे हैं। इस वक्त जब एक बड़ी जंग का खतरा मंडला रहा है, जब इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा है कि रशिया और नेटो की बरह रास्त जंग हो सकती है, उस दौरान जो है वो पुतिन का ईरान के दौरे की अनाउंसमेंट आना ये बहुत ही गैर मामूली बात है। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि रशिया अपने इत्तेहादियों के साथ बात कर रहा है कि देखे ना कि आगे एक बड़ी जंग का खतरा है, तो कौन किस हद तक रशिया के साथ खड़ा होगा और रशिया इन ममालिक के साथ किस हद तक खड़ा होगा। नॉर्थ कोरिया ने अनकंडीशनली हर सतह के ऊपर जाकर रशिया की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया है। चाइना के साथ उनके राब्ते जारी हैं और अब पुतिन खुद जो है वो ईरान आ रहे हैं। हालांकि नॉर्थ कोरिया में उन्होंने अपने जो एक और खास आदमी है उनको भेजा है, लेकिन ईरान वो खुद दौरा करने आ रहे हैं। ईरान में भरपूर तैयारियां जारी हैं और इस दौरे को एक और तनाजुर में देखा जा सकता है। नाज़रीन, नेटो की जानिब से बहुत खतरनाक अनाउंसमेंट सामने आई है। नेटो ने कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा आर्मामेंट प्लान जो है वो अप्रूव कर दिया है। आर्मामेंट से मुराद यह है कि आप दोबारा से अपने आप को आर्म कर रहे हैं, यानी असलहा प्रोडक्शन के हवाले से ये लार्जेस्ट प्रोग्राम है जो कोल्ड वॉर के बाद, क्योंकि कोल्ड वॉर में भरपूर जंग सोवियत यूनियन के साथ जारी थी, तो यहां पर जो है वो नेटो असलहा प्रोड्यूस कर रहा था। हर मुल्क जो है वो अपनी मिलिट्री जो पावर है उसको बढ़ा रहे थे, क्योंकि खुली जंग छिड़ी थी। और कोल्ड वॉर के बाद ये चीजें रिवर्स होना शुरू हुई और मिलिट्री बजट से पैसा निकालकर उन्होंने सोशल प्रोग्राम्स के अंदर लगाया। तो आज सबसे बड़ा प्रोग्राम कोल्ड वॉर के बाद नेटो ने अप्रूव कर दिया। पुतिन जो है वो तेहरान आ रहे हैं और इसी दरमियान गजा से जो खबर है वो बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है ये। नाज़रीन, कंफर्म रिपोर्ट सामने आ रही है कि इजराइल ने गजा के अंदर दाइश के लोगों को दाखिल कर दिया है और जो क्रिमिनल गैंग्स हैं उनको गजा के अंदर दाखिल कर दिया गया है। अब ये इतनी बड़ी खबर है और दुनिया इस हवाले से गवाह है कि आप देखें कि फलस्तीन जो है वो किस हद तक रेजिस्ट करे। यानी अब दुनिया की सोफिस्टिकेटेड आर्मी बैक्ड बाय सुपर पावर, जिसमें प्लेनेट के सबसे बड़ी वॉर मशीनरी इस वक्त इजराइल के पास है। प्लेनेट की सबसे बड़ी वॉर मशीनरी, टेक्नोलॉजी, एयरफोर्स, अमेरिका की मदद, सब कुछ उनके पास है। और उसके बावजूद ये इजरायली आर्मी जो सिर्फ औरतों और बच्चों से लड़ सकती है वो हमास को हराने में नाकाम हो चुकी है। ये दुनिया इस बात की गवाह है। और आप कितना एक्सपेक्ट करते हैं कि फलस्तीन जो है वो कितना रेजिस्ट करे? यानी कल को अगर गजा के ऊपर कब्जा हो जाता है तो दुनिया क्या ये कहेगी कि फलस्तीन हार गया इजराइल से? आप जरा अंदाजा तो कर लें कि दाइश को दाखिल कर दिया गया गजा के अंदर और जो क्रिमिनल गैंग्स हैं उनको ला लाकर जो है वो गजा के अंदर दाखिल किया जा रहा है, उनको वेपन्स दिए जा रहे हैं और वो हमास के ऊपर हमले कर रहे हैं। डेफिनेटली वो सिविलियंस के ऊपर भी हमले कर रहे होंगे। दाइश के लोग हैं और बाकी क्रिमिनल गैंग्स हैं, तो इसका मतलब कि इनकी फौज टोटली हार चुकी है। अब ये अपने सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी दाइश को ले आए हैं। दाइश इजराइल का स्ट्रेटेजिक इत्तेहादी है। दाइश को पैदा किसने किया, उसको आगे परवान किसने चढ़ाया और वो किसके मफाद के लिए काम करता रहा है? दाइश ने आज तक एक हमला भी इजराइल के ऊपर नहीं किया है, ठीक है ना। हालांकि और फिर दाइश ने जितना इस्लामिक वर्ल्ड को नुकसान पहुंचाया है शायद किसी और ने पहुंचाया हो। और इन्हीं के नाम के ऊपर आकर हर मुल्क के अंदर मुदाखलत की गई। शाम में, इराक के अंदर, अफ्रीकन ममालिक के अंदर, हर मुल्क में दाइश के नाम के ऊपर जब इन्होंने आकर मुदाखलत की है और अब ये दाइश को जब वो गजा के अंदर ले आए तो इससे दुनिया देख ले कि दाइश किसने बनाई, किसके हुक्म के ऊपर वो काम करती है। और आज वो गजा में उसको दाखिल कर दिया गया है और वहां पर वो सिविलियंस के साथ क्या कर रही होगी और रेजिस्टेंस को हराने के लिए अब इन्होंने दाइश को दाखिल किया। बहुत बड़ी ये खबर है। और फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस कैसे अपनी ऑपरेशंस वो नई टेक्निक के साथ लड़ रही है वो भी आपके सामने रखेंगे। आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज ने अपने ताल्लुकात कट कर दिए हैं इजराइल के साथ और यमन के हवाले से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है और अमेरिका से ये रिपोर्ट सामने आ रही है कि यमन ने 3 अमेरिकी F-18 जंगी त्यारे गिराए हैं। बहुत बड़ी खबर है जिससे यमन की कैपेबिलिटी और खुलकर सामने आई है और इस बात का अंदाजा हुआ है कि यमन इजराइल को भी कैसे घुटनों पर लाने की सलाहियत रखता है। यमन ने 3 अमेरिकी F-18 त्यारे मार गिराए हैं, ये आज रिपोर्ट में उन्होंने मान लिया है। और साथ रिपोर्ट में ये बताया गया है कि पेंटागन ये इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि यमन दुनिया की मोस्ट पावरफुल नेवी को हराने में कैसे कामयाब हुआ। मोस्ट पावरफुल आर्मी ऑन द प्लेनेट वो यमन को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं कर सकी, उसके सामने कैसे हारी, ये इस वक्त पेंटागन जो है वो इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो ये तमाम सूरत हाल भी आपके सामने रखेंगे। आगाज नाज़रीन गजा से करते हैं और गजा से हॉरिफिक, हौलनाक, दिल दहला देने वाले वाकयात सामने आ रहे हैं और रोजाना को बड़ा वाकया सामने आ रहा है। कभी ये एड सेंटर्स के ऊपर हमले कर रहे हैं, कभी कोई ऐसी बमबारी होती है कि पूरी का पूरी फैमिली जो है वो शहीद हो जाती है। हर रोज जुल्म की एक नई दास्तान गजा के अंदर लिखी जा रही है और ये पूरी इंसानियत के चेहरे के ऊपर एक स्याह धब्बा है। और ये कैसा अलमनाक टाइम है कि आने वाली जो जनरेशन है
उनके सामने ये वाली जनरेशन शर्मिंदा होंगी। ये आने वाली जनरेशंस को क्या बताएंगे कि जब ये सारा कुछ हो रहा था तो हम क्या कर रहे थे। आने वाली जो जनरेशंस हैं वो इस जनरेशन से सवाल करेंगे और ये सब जो हैं वो तारीख के कटहरे के अंदर खड़े होंगे। और सारी बात है, जो वायलेंस यहां पर किया जा रहा है वो हर तरफ फैलना है, वो सिर्फ यहां पर तो फलस्तीन तक तो महदूद नहीं रह सकता। जो इजराइल वायलेंस कर रहा है ये हर तरफ फैलेगा और इजराइल खुद भी उसका शिकार होगा और बाकी मिडिल ईस्ट के मुल्क भी इसमें जो है वो ड्रैग ऑन हो जाएंगे। दाइश को दाखिल कर दिया गया है। मतलब एक खबर होती है ना जो बिल्कुल एक नई डायमेंशन के साथ वो आती है। रोजाना ही बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं, लेकिन एक बिल्कुल नई डायमेंशन कि दाइश जो है वो गजा के अंदर दाखिल हो गई है। इससे बड़ी कोई तशवीशनाक बात मुझे बताइए हो सकती है? और इससे बड़ा कोई एविडेंस हो सकता है कि इजराइल ये जंग हार चुका है? इससे बड़ा कोई दाइश की जरूरत उनको क्यों पड़ी, मुझे बता दिए। अगर वो दाइश को लाने में इस वक्त मजबूर हुए हैं तो इसका मतलब उनकी आर्मी तो फेल हो गई ना। अब वो अपने दहशतगर्द इत्तेहादी को ले आए हैं और ये इनका इत्तेहादी है। फॉर्मर जो इजरायली ऑफिशियल्स हैं, आप गूगल करके चेक कर लें, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये माना हुआ है कि वो दाइश को फंड करते रहे हैं और कहा कि हम सेल्फ डिफेंस की वजह से उनको फंड करते रहे। ये हमारा सेल्फ डिफेंस था, हमने दाइश को फंड किया। और दाइश के लोग और ये जो अलशरा आया बैठा है दमिश्क में, इसको भी इजराइल सपोर्ट करता रहा है। और ये अलकायदा और दाइश जो है, अमेरिका और इजराइल दोनों बनाने वाले हैं और उसको चलाने वाले हैं। भाई दाइश आज तक क्यों नहीं खत्म हुई, ठीक है ना। और अभी भी शाम और इराक में इनकी प्रेजेंस का जब भी इनसे पूछा जाता है कि यहां से अब जाते क्यों नहीं, तो कहते हैं जी दाइश अभी भी उसका खतरा है, कभी वो दोबारा यहां से जो है वो इमर्ज ना कर जाए। तो ये बेरहमी की इंतहा है। दाइश का दौर सबने देखा है। उनको यहां गजा के मासूम लोगों के वहां पर दाखिल करना, वो सिविलियंस के साथ क्या कर रहे होंगे। अब वो कहीं अगर एड छीनेंगे तो वो नाम हमास का आएगा, कोई और काम करेंगे तो नाम जो है वो हमास का आएगा। और इसके साथ जो क्रिमिनल गैंग्स हैं उनको भी गजा के अंदर दाखिल किया गया है और पूरी इसकी कंफर्मेशन सामने आई है। और इजराइल का जो टॉप लीडर है लाइबरमैन, उसने इस बात को कंफर्म किया और नेतन्याहू के ऑफिस ने उसको डिनाई नहीं किया और उसने भी कंफर्म कर दिया कि ये दाखिल हो गए। इजरायली गवर्नमेंट इज सप्लाइंग वेपन्स टू ISIS into Gaza to fight Hamas. Israel delivered weapons to gangs in Gaza on Netanyahu's orders. Lieberman ये कंफर्म किया है। No one can guarantee that these weapons will not be directed against Israel. तो वो कह रहा है कि अगर इनको हथियार दिए जा रहे हैं तो ये यहां पर कल को ये हमारे खिलाफ भी इस्तेमाल होंगे। और नेतन्याहू का ऑफिस क्या स्टेटमेंट दे रहा है? इजराइल इज वर्किंग टू रिजॉल्व द बैटल अगेंस्ट हमास थ्रू वेरियस मीन्स। नेतन्याहू के ऑफिस ने भी इस बात को कंफर्म किया है और उसने कहा कि हम वेरियस मीन्स के जरिए मुख्तलिफ तरीके से हमास को हराने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसने भी इस बात को, यानी नेतन्याहू के ऑफिस, चूंकि बहुत बड़ी खबर है ना भाई, आलमी मीडिया की सबसे बड़ी खबर है, मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी खबर है, इजराइल के अंदर सबसे बड़ी खबर है, तो फौरी नेतन्याहू के ऑफिस से स्टेटमेंट जारी हुई और उसने कहा कि हम तो मुख्तलिफ तरीकों से हमास को हराने की कोशिश कर रहे हैं, यानी उधर से भी कंफर्मेशन हो गई है। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात, सेम टाइम अभी इसके साथ यूएस सेंट्रल जो कमांड है उसकी एक स्टेटमेंट जारी हुई है। अच्छा, उन्होंने तो अपने हिसाब से स्टेटमेंट जारी किया ना, लेकिन इधर नया कटा खुल गया था। वी सपोर्ट पार्टनर फोर्सेस ड्यूरिंग ऑपरेशन टू डिफीट ISIS इन इराक एंड सीरिया। बिल्कुल साथ साथ स्टेटमेंट जारी हुई है। वो सेंटकॉम वालों को पता नहीं था कि इधर ये मामला खुलने वाला है। सेंटकॉम ये कह रहा है कि हम इराक और शाम में ऑपरेशन कर रहे हैं और जो बाकी फोर्सेस हैं उनकी सपोर्ट कर रहे हैं दाइश को हराने में। आप जरा अंदाजा कर लें, दाइश को हराने में वो शाम और इराक में कह रहे हैं कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं और दाइश कहां है? गजा में पहुंच गई है, ठीक है। और इजराइल कंफर्म कर रहा है कि उसने गजा में दाइश जब दाखिल कर दी है। तो बेरहमी अलग से है और इनकी शिकस्त अलग से है और इनकी जिल्लत अलग से है, ठीक है ना। कि मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्मी 57 कंट्रीज की जो आर्मीज है दुबक कर बैठी हुई है, ठीक है। इतनी ज्यादा बुजदली और इतनी ज्यादा मुजरमाना खामोशी ये इनको सूट नहीं करती थी। ये अपनी हिस्ट्री देखते, क्या इनके आबाओ अजदाद ने भी ऐसे ही साइलेंस दिखाई थी? ओ भाई ठीक है, जब आप जंग में जाते हैं फिर मजलूमों को प्रोटेक्शन करने के लिए कौन आएगा, ठीक है ना। तो ये तो नहीं सिखाया गया था कि अगर इतना जुल्म हो जाए उसके बावजूद खामोश बैठे रहो। भाई नॉर्मल हालात में तुमने जैसे भी पॉलिसी लेकर चलनी है, चलो ठीक है, जो भी करना है इजराइल के साथ तुम्हें बहुत हसरते हैं तो जैसे भी ताल्लुकात रखे जाएं। लेकिन एक ऐसे माहौल के अंदर जब जेनोसाइड हो रही है उसमें इस तरह की खामोशी दिखाना ये बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। कोई जो भी कहे कि यही रियल वर्ल्ड है, इसमें ऐसे ही चलना चाहिए, ठीक है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। इनकी बुजदली की कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। ना इन्होंने फुल डिप्लोमेटिक अपना ताकत इस्तेमाल की है, ना ही इन्होंने मिलिट्री की 1% ताकत इस्तेमाल की है। एक मुल्क भी अगर हमला कर देता तो यह सीजफायर अभी तक हो जाना था, और मुल्क भी ना करता, यह हिजबुल्लाह और हुतीज की सपोर्ट कर देते तो अभी तक सीजफायर हो जाना था। लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया, बल्कि इजराइल के बयानिए की ये सपोर्ट करते रहे। इजरायली एम्बेसडर्स इनके अभी तक मुल्कों में बैठे हुए हैं और उनको निकाला नहीं गया। तो ये अपने आप को किस तरह से जस्टिफाई करेंगे? आज उन्होंने दाइश जब वो गजा के अंदर दाखिल कर दिए, तो अब कल को कोई कहेगा कि गजा हार गया है, फलस्तीन हार गया है, ये हार होती है,
यानी आप चुप करके बैठे रहे हैं, वो दाइश भी दाखिल कर रहे हैं, वो क्रिमिनल गैंग्स भी वहां पर दाखिल कर रहे हैं और दुनिया की ब्रूटल तरीन बमबारी भी वहां पर वो कर रहे हैं। बड़ी अफसोसनाक बात है। तो ये हो सकता है शाम से ये दाइश वाले लाए गए हों, क्योंकि शिनबत के सरबराह ने भी अभी दाइश उधर शाम का दौरा किया है। बहरहाल जहां से भी लाए गए हैं, इराक और शाम से ही लाए गए होंगे या अफ्रीका से लाए गए होंगे। तो ये बड़ी अफसोसनाक बात है। इसके साथ इजरायली मीडिया बता रहा है कि हमास जो है वो ड्रोन इस्तेमाल करना शुरू हो गई है इजरायली आर्मी से लड़ने के लिए, और ये ज्यादा घातक साबित हो रहे हैं और इजरायली फौज की जो हालात हैं उसमें ज्यादा ये किरदार अदा कर रहे हैं, क्योंकि इससे वो सर्वेलेंस भी कर रहे हैं, इजरायली फौज की डिप्लॉयमेंट है उसका भी अंदाजा लगा रहे हैं और हलाकतें बढ़ती चली जा रही हैं। हमास यूज ऑफ ड्रोन्स was present at the beginning of the war। ये जंग के बिल्कुल शुरू में हमास ने ड्रोन इस्तेमाल किए, फिर दरमियान में उन्होंने नहीं किए, अब उन्होंने दोबारा से ये शुरू कर दिए हैं। और यूजिंग ड्रोन्स विच मींस इट फील्स कंफर्टेबल इनफ, इसका मतलब यह है कि हमास और ज्यादा उस पोजीशन में हुई है कि कंफर्टेबल पोजीशन में है वो इसको इस्तेमाल करने के हवाले से। रिमोट के जरिए इनको सर्वेलेंस की जा रही है और ड्रोन्स टू गैदर इंटेलिजेंस, ठीक है ना, उनको पता चलता है कहां से फौज आ रही है, कहां पर डिप्लॉयमेंट है। इसी तरीके से वो बड़ा आप कह लें कि जो घात है उनका कामयाब हो रहा है। द प्रिवेलिंग असम्पशन इज दैट हमास इज गैदरिंग इंटेलिजेंस ऑन अस अराउंड द क्लॉक। इजरायली आर्मी ये कह रही है कि 2400 घंटे रेजिस्टेंस जो है वो हमारे ऊपर इंटेलिजेंस गैदरिंग कर रही है। सीएनएन ने बड़ी हॉरिफिक रिपोर्ट जारी कर दी है और सीएनएन ने लिखा है कि कैसे एड सेंटर्स के ऊपर हमला हो रहा है। अभी ये जो ट्रंप का एडवाइजर इस नई फाउंडेशन का मेंबर सरबराह बना है, उसने ओपनली कहा, अमेरिकन है वो ट्रंप का एडवाइजर, उसने कहा कोई हमले नहीं हो रहे सिविलियंस के ऊपर। तो अब ये एक नई प्रोपेगेंडा और नया झूठ है और ये कैसे वैसे लोग हैं। तो सीएनएन ने इसके ऊपर रिपोर्ट जारी की है। मोर एविडेंस इंप्लिकेट्स इजराइलीज हॉर्विंग गाजा एड मैसेकर। इजरायली आर्मी ओपनड फायर ऑन क्राउड्स ऑफ पैलेस्टीनियंस ट्राइंग टू रीच एंड एड साइट इन राफा। सीएनएन लिख रहा है कि इजरायली आर्मी ने उस क्राउड के ऊपर फायर खोल दिया, सैकड़ों शहीद और जख्मी हो गए और वो जो एड लेने की तरफ जो जा रहे थे। इसी दरमियान जो फ्रीडम फर्टिला है उसके हवाले से इजरायली आर्मी ने नई स्टेटमेंट जारी की है, या तो ये बम मारेंगे उस जहाज के ऊपर, या फिर दूसरा ये कह रहे हैं कि जहाज को कब्जे में ले लिया जाएगा और जो उसके ऊपर सवार हैं उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। किसी सूरत वो इजरायली आर्मी कह रही है कि गजा इनको नहीं पहुंचने दिया जाएगा। अच्छा, तो ये एक सूरत हाल होगी और जिसमें सबसे तशवीशनाक और अफसोसनाक खबर यह है कि दाइश गजा के अंदर दाखिल होगी, यानी बिल्कुल जंग कहते हैं अलग डायमेंशन के अंदर। ये बिल्कुल एक नई डायमेंशन आज खुल गई है। वाकयात तो रोज हो रहे हैं लेकिन ये तो बिल्कुल नई बात है ना कि दाइश गजा के अंदर और इजराइल ने दाखिल कर दी है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि प्यूटन जो है वो ईरान आ रहे हैं। बहुत ज्यादा इस वक्त हंगामी तैयारियां ईरान में हो रही हैं और ये बड़ा फैसला कुन नौयत का दौरा होगा। प्यूटन का आना वैसे हर दौरा ही बहुत अहम होता है, लेकिन इस टाइम में जब ये खतरात मौजूद हैं कि नेटो के साथ रशिया की बराह रास्त जंग होने जा रही है, जब खतरात ये हैं कि ईरान के साथ टॉक्स फेल हो सकती हैं और ईरान की जंग छिड़ सकती है, तो अब ये जो इत्तेहादी हैं यानी ईरान रशिया इत्तेहादी है, नॉर्थ कोरिया रशिया इत्तेहादी है, चाइना और रशिया, तो खासकर नॉर्थ कोरिया और ईरान से रशिया ये बात कर रहा है कि वो किस हद तक रशिया के साथ जाएंगे अगर नेटो के साथ बराह रास्त जंग छिड़ जाती है, और ईरान ये बात कर रहा है रशिया से कि वो किस हद तक ईरान के साथ आएगा अगर जंग छिड़ जाती है यहां मिडल ईस्ट के अंदर। तो ये बड़ा आप कह लें कि फैसला कुन टाइम है, क्योंकि ये जो अगर जंग छिड़ती है तो पता नहीं कौन सा मुल्क बचेगा और कौन सा नहीं बचेगा, कौन सी लीडरशिप बचेगी और कौन सी नहीं बचेगी, कुछ पता नहीं उसके बाद क्या होगा। तो वो तो तबाही का दौर है, इसलिए वादे एक दूसरे से लिए जा रहे हैं। प्यूटन टू विजिट ईरान सून अमिड ग्रोइंग तेहरान मॉस्को स्ट्रेटेजिक टाइज। और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्यूटन और ट्रंप की जो कॉल पर बात हुई है उसमें प्यूटन ने ट्रंप को कहा है कि ईरान के साथ जंग नहीं करनी और अगर कोई इश्यूज हैं एग्रीमेंट करवाने के हवाले से तो मैं तैयार हूं। प्यूटन इन्फॉर्म्ड ट्रंप बाय फोन ऑफ हिज रेडीनेस टू कंट्रीब्यूट टू रिजॉल्विंग द ईरानियन न्यूक्लियर इशू। जंग नहीं करनी, एग्रीमेंट करवाने के लिए मैं तैयार हूं। ये प्यूटन की ट्रंप के साथ बात हुई है। और ईरान ने यह आइडिया फ्लोट किया है कि पूरे मिडिल ईस्ट को न्यूक्लियर फ्री जोन बना दिया जाए। वी आर सीरियसली कंसिडरिंग द आइडिया ऑफ न्यूक्लियर वेपन फ्री मिडिल ईस्ट एज अ गारंटी एंड पार्टी ऑफ एनी पोटेंशियल एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट ईरान कह रहा है कि अगर एग्रीमेंट करना है तो अब ये वाली शर्त भी रखी जाए कि पूरा मिडिल ईस्ट न्यूक्लियर फ्री होगा, फिर इजराइल के पास भी नहीं होगा। और इजिप्ट और कतर ने इस बात की हिमायत कर दी है, इजिप्ट और कतर ने इस बात की हिमायत कर दी है कि ठीक है पूरा मिडिल ईस्ट न्यूक्लियर फ्री होना चाहिए। इजराइल के हवाले से पहले वो बात नहीं कर रहे थे, अब ईरान ने नुक्ता उठाया है। वो कह रहे हैं कि अगर एग्रीमेंट करना है तो फिर हमसे न्यूक्लियर लेना है तो फिर बाकियों से भी लिया जाए, यानी इजराइल से भी लिया जाए। तो ये बात भी इनकी जानिब से की जा रही है। सीरिया के साथ प्रॉब्लम चल रहा है। इजरायली जो ऑफिशियल्स हैं और सीरियन ऑफिशियल्स हैं वो ईरान के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू हो गए कि ईरान यहां पर डिस्टेबलाइजेशन करने की कोशिश कर रहा है। इजरायली सिक्योरिटी ऑफिशियल्स, ईरान, हिजबुल्लाह एंड असद फॉलोअर्स आर ट्राइंग टू ऑब्स्ट्रक्ट द स्टेबिलिटी इन सीरिया। पनाह है, आप देखिए कि इजराइल भी कह रहा है कि शाम के अंदर स्टेबिलिटी में ईरान रुकावट है।
जिसने इतनी खौफनाक बमबारी की है, जो ऑक्यूपेशन कर चुका है, जो आगे एक्सपेंशन कर रहा है, और सबसे ज्यादा बड़ा थ्रेट शाम के लिए इस वक्त इजराइल है। वो कह रहा है कि शाम की स्टेबिलिटी में तो बात यह है कि वो हर जगह कोई नया जवाब घड़ लेंगे, अगर मुअम्मर कज़ाफ़ी उनको न्यूक्लियर प्रोग्राम खत्म भी अपना कर देगा तो वो किसी और तरीके से हमला कर देंगे। तो अब ये यहां, और शाम के ऑफिशियल्स भी कह रहे हैं, तो यहां पर एक फड्डा बहरल पड़ गया है। अब देखते हैं कि ये किस डायमेंशन में जाता है मजीद। और यूनिवर्सिटीज का भरपूर फ्रंट इस वक्त खुला हुआ है। हार्वर्ड जो है वो इस वक्त ट्रंप के निशाने के ऊपर है, और अमेरिकन सर पीट रहे हैं और सर पकड़ के बैठे हैं कि ये कौन सा बंदा आ गया है। हार्वर्ड में जो मजीद एडमिशन होने हैं, फॉरेन जो स्टूडेंट्स आने हैं, उसके हवाले से ट्रंप ने ऑर्डर साइन किया कि वो एडमिशन नहीं होंगे। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनमें से बहुत सारों के वीजाज रिवोक होने जा रहे हैं। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ओनली यूनिवर्सिटी है जो साइंटिफिक आउटपुट के हवाले से टॉप 10 रैंक्स के अंदर है। ठीक है, ये रिपोर्ट हमने आपके सामने रखी थी। हार्वर्ड इज द ओनली वन। बाकी 9 जो हैं टॉप 10 में वो चाइनीज यूनिवर्सिटी हैं ऑलरेडी। उसमें बर्तानिया की भी नहीं है, फ्रांस की भी नहीं है, किसी और की भी नहीं है। वो 9 यूनिवर्सिटीज चाइना की है, एक यूनिवर्सिटी अमेरिका की रह गई है और वो हार्वर्ड है। और हार्वर्ड के ऊपर ट्रंप साहब ने ये दावा बोल दिया है। ट्रंप साइंस प्रोक्लेमेशन सस्पेंडिंग एंट्री ऑफ फॉरेन national seeking to study or participate in exchange program at Harvard University. Secretary of State to consider revoking visas for current Harvard students. जो मौजूद हैं उनके भी वीजाज रिवोक होने जा रहे हैं। Trump visa ban for its foreign students calling it a retaliatory measure। ये आगे से हार्वर्ड का जो है वो जवाब आया है। और ट्रंप इंतजामिया जो है वो अंदर भी शदीद क्योस है। सबसे बड़ा खतरा तो अमेरिकन जो है वो यूनिवर्सिटीज के खिलाफ इकदाम को समझ रहे हैं। इलोन मस्क का पेचा पड़ गया है और वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है कि ट्रंप भी धावा बोलने जा रहा है इलोन मस्क के ऊपर, यानी फुल स्केल लड़ाई छेड़ने जा रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप इज लूजिंग पेशेंस विद इलोन मस्क आफ्टर हिज क्रिटिसिज्म ऑफ स्पेंडिंग बिल, द वॉल स्ट्रीट जर्नल। तो ये फड्डा यहां पर अंदरूनी तौर पर पड़ने जा रहा है। आयरलैंड की यूनिवर्सिटीज ने इजराइल के साथ ताल्लुकात कट कर दिए हैं। बहुत बड़ा इकदाम वहां से सामने आया है। अब जो इजराइल की यूनिवर्सिटीज हैं वो भी डिक्लाइन में जाएंगी, उनकी जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो चैलेंज होगी। खास तौर पर अगर यूरोप भी अपना एग्रीमेंट कैंसिल कर देता है, यूरोपीय यूनियन विल नो लॉन्गर फैसिलिटेट्स एक्सचेंज एग्रीमेंट्स विद इजरायली यूनिवर्सिटीज, एंडिंग ऑल इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड relations and academic and research cooperation, sever ties with Israeli universities and companies। गैर मामूली ये इकदाम है जो आयरलैंड, और बहुत ही अप्रिशिएटेड इकदाम है यहां से सामने आया है। और इसके साथ नाज़रीन यमन के हवाले से जो रिपोर्ट है बड़ी गैर मामूली, और इससे अंदाजा हो रहा है कि यमन कितनी बड़ी पावर के तौर पर इमर्ज कर चुका है, कितनी जिल्लत में शिकस्त उसने दे दी है और इसराइल को मजीद वो देने जा रहा है। इन्होंने बताया कि यमन ने 3 जहाज इनके गिराए। कितनी बड़ी बात है, यमन ने 3 जहाज अमेरिका के गिराए। आज अमेरिका मान रहा है और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि दुनिया की मोस्ट पावरफुल नेवी उसको यमन ने कैसे शिकस्त दी। तो अगर अमेरिका को यमन शिकस्त दे सकता है तो उसका मतलब इजराइल भी ज्यादा दूर नहीं है। यमन पुशेस यूएस नेवी टू लिमिट्स विद एडवांस ड्रोन मिसाइल वॉर। द पेंटागन इज इन्वेस्टिगेटिंग द लॉसेस ऑफ 3 फाइटर जेट्स फ्रॉम द एयरक्राफ्ट हैरी ट्रूमैन। 3 फाइटर जेट्स डिस्ट्रॉय हुए हैं। यूएस ऑफिशियल्स आर कंडक्टिंग अ डिटेल्ड एनालिसिस हाउ हूतीज was able to test the world's most powerful naval fleet। दुनिया की मोस्ट पावरफुल आर्मी है इस वक्त, नेवी है अमेरिका की, नेवी नंबर 1 है, सबसे ज्यादा पावरफुल है। इससे पहले बर्तानिया की थी पिछली सेंचुरी के अंदर, लेकिन अब अमेरिका की है और उसको हूती ने शिकस्त दिया। वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि हमारे साथ हुआ क्या। 30 शिप्स ने हिस्सा लिया इस सारे अरसे में रेड सी के अंदर, 30 शिप्स ने, और 3 से 4 एयरक्राफ्ट ने हिस्सा लिया। 30 वॉरशिप्स थे लेकिन फिर भी शिकस्त हुई। यमन आर्म्ड फोर्सेज रीशेप मॉडर्न वॉरफेयर। इसके साथ यमन ने क्या किया है कि जो सारी वॉरफेयर है उसको रीशेप करके रख दिया है। जंग को ना बिल्कुल एक नई डायरेक्शन के अंदर, नए वॉरफेयर के अंदर लेकर गए। ठीक है ना, ये यमन ने एक बड़ा काम किया है। दुनिया को पता चला कि दुनिया की बड़ी से बड़ी नेवी को इस तरह से भी हराया जा सकता है। अच्छा, अब नाज़रीन बात यह है कि ट्रंप ने कहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमला करने जा रहा है प्यूटन, और प्यूटन ने ट्रंप से ये कहा है कि वो कंडेम करे जो यूक्रेन ने अटैक किया। प्यूटन बहुत वाइजली इस वक्त आगे चल रहे हैं और ट्रंप को भी साथ लेकर चल रहे हैं, नैरेटिव को भी साथ लेकर चल रहे हैं, और इधर भी भरपूर जवाब भी देने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि बहुत स्ट्रांग हमला होने जा रहा है, और प्यूटन ने ट्रंप से कहा कि तुम हमसे जंगबंदी की बात कर रहे हो, हमसे इस तरह टाइम लिया जा रहा था और हमारे ऊपर अटैक कर दिया गया, तो तुम्हें कंडेम करना चाहिए। ये प्रेशर प्यूटन ने ट्रंप के ऊपर डाला है। और नेटो नहीं रुकेगा, नेटो जो है वो नहीं रुकने वाला है। ऐसा लग रहा है कि नेटो ने फैसला कर लिया है कि वो रशिया से टकराने जा रहा है। एक खौफ था नेटो में कि अगर वो जंग को एस्केलेट करता है तो न्यूक्लियर जंग छिड़ सकती है या बरहराज जंग छिड़ सकती है। नेटो ने बहरहाल इस सब के बावजूद फैसला कर लिया, जो कि मैडनेस है। रशिया कभी भी हारेगा नहीं, और रशिया की हार का मतलब ये, वो तो एक तयशुदा न्यूक्लियर वॉर है, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि रशिया की हार में तो एक तयशुदा न्यूक्लियर वॉर छुपी हुई है। अगर रशिया इस तरह से रिटेलिएशन में अगर न्यूक्लियर इस्तेमाल नहीं करता
तो शिकस्त में तो लाजमी करेगा, नेटो की एस्केलेशन में तो लाजमी करेगा। तो इधर ट्रंप जो है वो बात कर रहे हैं नॉर्थ कोरिया और बाकी इत्तेहादियों से, चाइना के साथ, और इधर जो है वो अनाउंसमेंट आ गई है कि सबसे बड़ी आर्मामेंट करने जा रहे हैं। नेटो अप्रूव्स द लार्जेस्ट री आर्मामेंट प्रोग्राम सिंस द कोल्ड वॉर। छोटी बात नहीं है, दुनिया बिल्कुल तब्दील हो रही है। मुझे बताइए नेटो को क्या जरूरत पेश आई है कि कोल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ी री आर्मामेंट करने जा रहे हैं? तो जाहिर बात है कि उनको पता है, देखिए पता है ना, रेड लाइन होती है ना, उनको पता है कि रशिया से वो टकराने जा रहे हैं, एस्केलेट करने जा रहे हैं, रशिया में डीप इनसाइड वो हिट करने जा रहे हैं, तो आगे से रशिया चुप करके तो नहीं बैठा रहेगा। अब जैसे ये है कि वो वहां ताइवान में प्रोवोकेशन कर रहे हैं, तो उनको पता है चाइना अटैक कर देगा, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। तो इसी तरह नेटो को पता है कि वो क्या इकदाम उठाने जा रहा है, उसका नतीजा क्या निकलेगा, तो इसलिए उन्होंने ये बजट जो है वो पास कर दिया है। जरा हेडलाइंस देखिए। प्रेसिडेंट पुतिन हैज मेड इट वेरी क्लियर दैट ही विल हैव टू रिस्पॉन्ड टू द रीसेंट यूक्रेनियन अटैक ऑन एयरपोर्ट्स। ये ट्रंप कह रहा है कि पुतिन अटैक करने जा रहा है। ट्रंप टोल्ड कॉन्फिडेंस ही इज कंसर्न्ड इफ पुतिन लूजेस कंट्रोल एंड वायलेंटली अटैक्स यूक्रेन। ट्रंप ने कहा कि उसको खदशा यह है कि कहीं पुतिन मुकम्मल तौर पर अपना पेशेंस लूज ना कर दे, यानी अगर नेटो की तरह बिहेव करे ट्रंप पुतिन, तो वो कब से जंग छिड़ चुकी होती। ट्रंप कह रहा है कि मुझे खतरा है कि पुतिन कहीं पेशेंस लूज ना कर दे और वो बहुत वायलेंट अटैक जब वो यूक्रेन के ऊपर कर सकता है। तो ये जनाब इस वक्त की सूरत हाल है, और बस अब हमला हो रहा है, थोड़ी देर में हो रहा है, आज रात हो रहा है, बस यही चल रहा है। किस तरह का होगा, किस स्केल का होगा, किसके ऊपर होगा, ये डिबेट साथ साथ जारी है। और नेटो ने ये बहुत बड़ा फैसला कर लिया है, नेटो का इजलास आज भी जारी है। ये ताज़ा तरीन सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज रगा करें, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।